आज हम लोग जेमिनी सिस्टम के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जैसे हम लोगों ने अष्टक वर्गा को यूज किया था एज एन एडिशनल टूल इन मेकिंग प्रेडिक्शन, तो उसी तरह से हम जेमिनी सिस्टम को भी यूज करते हैं एज एन एडिशनल टूल। बट इट कांट बी रिप्लेसमेंट ऑफ पराशर सिस्टम, बट डेफिनेटली इट हेल्प्स अस इन मेकिंग प्रेडिक्शन। तो वही हम लोग आज देखेंगे क्या क्या चीजें हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। पहली चीज, जैसे हम लोग पराशर सिस्टम में कारक कहते हैं, कारक फिक्स्ड होते हैं, कारक में कोई चेंज नहीं होता, दे हैव बीन फिक्स्ड। जैसे फादर का कारक सन है, मदर का कारक मून है, मार्स आपके कोबॉर्न का कारक है, मरकरी आपके पैटर्नल एंड मैटरनल अंकल एंड आंट्स हैं, जुपिटर आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, हस्बैंड या चिल्ड्रन हैं, वीनस वाइफ है, फादर एंड मदर इन लॉ हैं, एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं। सैटर्न सन्स का भी कारक है, और केतु जो है पैटर्नल एंड मैटरनल फीमेल ग्रैंड पेरेंट्स, दादी और नानी का, और राहु जो है वो दादा और नाना का कारक है। तो ये कारक पराशर सिस्टम में फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, और ये प्लैनेट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कौन से कारक हैं, वो हैव बीन फिक्स्ड। लेकिन जेमिनी सिस्टम में वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि कारक जो है वो इट वेरीज फ्रॉम हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द जोडियक। तो उसमें कहा कि चार कारक हैं, मूविंग कारक हैं, और मूविंग कारक में बेसिकली हम जो बहुत से लोग तो 7 कारक मानते हैं, बहुत से लोग 8 मानते हैं, बहुत से लोग राहु केतु दोनों को अलग अलग मानते हैं, 9 कारक भी मानते हैं। बट जो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है दैट इज अबाउट 8 चर कारक, और उसमें से हम लोग 7 प्लैनेट कंसिडर करते हैं और राहु की को कंसिडर करते हैं, केतु को कंसिडर नहीं करते। तो 8 चर कारक लेकर हम कैलकुलेशन करते हैं कि कौन सा प्लैनेट एक पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के लिए किस चीज का कारक है। और जब हम डिग्री के ऊपर डिसाइड करते हैं कि जो भी प्लैनेट की डिग्री हाईएस्ट होती है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारक बन जाता है। और जब हम डिग्री को काउंट करते हैं तो बाकी प्लैनेट में तो नॉर्मल डिग्री होती है जो भी लिखा होता है उसमें, लेकिन राहु केतु को की डिग्री रिकॉर्ड करने के लिए हम उसमें से 30 में से माइनस करके करते हैं कि जो राहु की डिग्री मान लीजिए 2 डिग्री है तो उसको हम 28 डिग्री कंसिडर करेंगे, या 25 है तो 5 डिग्री कंसिडर करेंगे 30 में से माइनस करके। और बाकी प्लैनेट की डिग्री जो है वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो भी लिखा हुआ है द सेम डिग्री वी विल काउंट फॉर पर्पस ऑफ डिसाइडिंग द चर कारक। फिर इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कि जो पहले तो चर कारक हैं कौन कौन से, तो जिस प्लैनेट की डिग्री हाईएस्ट है, नाउ वी आर गोइंग ओनली बाय द डिग्री, कि जिस प्लैनेट की डिग्री हाईएस्ट है तो दैट बिकम्स द आत्मकारक प्लैनेट इन द इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। नॉट लाइक कि शनि आत्मकारक होगा, बट यहाँ पर हर हॉरोस्कोप में आत्मकारक की पोजीशन जो है वो अलग अलग होगी। और जिस प्लैनेट की भी डिग्री हाईएस्ट होती है, एंड वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ डिग्री नॉट द साइन एक्चुअली, तो जिस प्लैनेट की भी डिग्री हाईएस्ट होगी वो आपके लिए चर कारक बन जाता है, सॉरी आत्मकारक बन जाता है, आपकी सोल का कारक बन जाता है। और उससे कम डिग्री वाला प्लैनेट उसको हम कहते हैं अमात्य कारक। अमात्य मीन्स एडवाइजर, या मिनिस्टर कहें या एडवाइजर कहें, तो उस तरह का उसका हम इस्तेमाल करेंगे। उससे कम डिग्री वाला आपका भ्रातृ कारक, मतलब जो को बॉर्न है, सिबलिंग है, उनका कारक बन जाता है। उससे कम डिग्री वाला मातृ कारक, मदर का कारक, और उससे कम डिग्री वाला फादर का कारक, पितृ कारक, उससे कम डिग्री वाला पुत्र कारक, बच्चे का कारक, और उससे कम डिग्री वाला न्याति कारक, न्याति कहते हैं रिलेशंस को, रिलेटिव्स का कारक, और उससे कम डिग्री वाला जो है आपके स्पाउस का कारक, या उसको हम तारा कारक बोलते हैं। तो इस तरह से हर हॉरोस्कोप में ये जो कारक हैं उनकी पोजीशन अलग अलग होगी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में, ना कि एक फिक्स्ड है जो हम पराशर सिस्टम में है उसको फॉलो करेंगे। और इसमें भी कुछ सिचुएशन हो सकती हैं
मान लीजिए कि दो प्लैनेट का सेम लॉन्गिट्यूड है, सेम डिग्री है, दो प्लैनेट की सेम लॉन्गिट्यूड है, सेम उसकी डिग्री है, तो हम कहते हैं कि उन दोनों को हम एक जॉइंट कारक डिक्लेयर कर देते हैं। और जब दो को हमने जॉइंट कारक डिक्लेयर कर दिया तो नेचुरली एक वैकेंसी हो जाएगी, एक जो है वैकेंसी हो जाएगी। तो कहते हैं नेक्स्ट स्लॉट इज फिल्ड बाय द नेचुरल कारक। फिर हम जो पराशर सिस्टम वाला जो कारक है वो जो नेक्स्ट स्लॉट है उससे फिलअप करेंगे। और अगर तीन प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड सेम है, तीन प्लैनेट का अगर डिग्री सेम है, तो हम क्या करेंगे कि तीनों को जॉइंट कारक डिक्लेयर करेंगे और जो नेक्स्ट टू स्लॉट होंगे वो जो परमानेंट कारक है या नेचुरल कारक है उससे हम फिलअप करेंगे। और जो हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट होता है उसको हम आत्मकारक तो कहते ही हैं, लेकिन जो नवांश ऑक्यूपाई करता है वो प्लैनेट, जिस साइन में नवांश चार्ट में होता है उस साइन को हम कारकांश कहते हैं कि नवांश ऑक्यूपाइड बाय द आत्मकारक, दैट बिकम्स ए कारकांश। और 12th हाउस फ्रॉम कारकांश को हम जीवन मुक्तांश कहते हैं, और जिसको कहते हैं कि हम मोक्ष की प्राप्ति या जो इमेंसिपेशन ऑफ सोल, और इसी को हम जैसे हम लोगों ने किया भी था कि जब इष्ट देवता डिसाइड किया था, तो वी यूज दैट पोजीशन कि 12th हाउस फ्रॉम कारकांश टू डिसाइड अबाउट द इष्ट देवता। सर अगर हाईएस्ट वाले का ही वो हो जाए, दो हो, हाईएस्ट वाली दोनों मान लो सेम है हम्म, तो दोनों आत्मकारक हो जाएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट जो अमात्य कारक है वो नॉर्मल जो होगा वो उससे बनेगा। अच्छा, ठीक। अब ये जो कारक है वो क्या क्या करते हैं आत्मकारक है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, self, lagna, lagna lord, matters of the first house. It basically signifies matters of the first house, general pattern of life and prosperity. अमात्य कारक, अमात्य कारक इज बेसिकली जैसे मिनिस्टर की एडवाइजर हम कहते हैं, तो आपका माइंड है, इंटेलेक्ट है, फाइनेंस है, प्रोफेशन है, और साथ में मैटर्स ऑफ द सेकंड हाउस उनको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जो भ्रातृ कारक है, कोबॉर्न का कारक है, वो आपके सेल्फ एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके कोबॉर्न को रिप्रेजेंट करता है, और जो थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। मातृ कारक, मदर का कारक, तो मदर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो भी मैटर्स हैं फोर्थ हाउस के उनको भी रिप्रेजेंट करता है। पुत्र कारक है तो नेचुरली बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा, चिल्ड्रन को, और जो भी फिफ्थ हाउस के कारक होते हैं या एजुकेशन है या प्रोफेशन है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। न्याति कारक मान रिलेटिव्स का कारक, तो कजिन्स वगैरह का जो कारक बन जाता है, और जो सिक्स्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, डेथ है, डिसीज है, एनिमी है, या सिक्स्थ हाउस है। ऐसे ही दारा कारक होता है, कारक फॉर द स्पाउस, तो वो सेवेंथ हाउस के जो सिग्निफिकेशंस हैं आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, और जो पितृ कारक है फादर को, और नाइन्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रोल है कारक का। दूसरा, इसमें जो हम एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं पराशर सिस्टम में, वो प्लैनेटरी एस्पेक्ट है कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को एस्पेक्ट करता है, लेकिन जेमिनी सिस्टम में हम प्लैनेट का एस्पेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं, तो बेसिकली इट इज ए साइन एस्पेक्ट। ये प्लैनेट का एस्पेक्ट इसमें नहीं होता है, और साइन का एस्पेक्ट होता है। हमने देखा भी था शायद जब हम लोगों ने शक्ति योग डिस्कस किया था, आई थिंक वी डिस्कस शक्ति योग आल्सो, ध्यान है आप लोगों को? तो शक्ति योग में हम लोगों ने ये साइन एस्पेक्ट कंसिडर किया था, और तीन तरह के साइन है, मूवेबल साइन है, फिक्स साइन है, और डुअल साइन है। तो मूवेबल सर साइन है, शक्ति योग तो नहीं किया हमने कभी डिस्कस। अच्छा अभी करते हैं फिर। तो इसमें जो तीन तरह की साइन है, मूवेबल साइन, फिक्स साइन, और डुअल साइन, तो कहते हैं कि मूवेबल साइन फिक्स साइन को एस्पेक्ट करते हैं, और फिक्स साइन मूवेबल साइन को एस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं। जैसे 1 4 7 10 है और वो 2 5 8 11 है, तो एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं।
लेकिन जो उसका साथ वाला साइन है उसको छोड़कर। जैसे मैं कहूँ कि एक नंबर साइन जो है किन किन साइन को एस्पेक्ट करेगा, ये मूवेबल साइन है 1 4 7 10, तो ये जितने भी जो फिक्स साइन है उनको एस्पेक्ट करेगा। और फिक्स साइन में 2 5 8 11 है, तो इससे जो जस्ट साथ वाला है उसको छोड़कर, सेकंड साइन को छोड़कर, तो हम कहेंगे एक नंबर साइन जो है 5 8 11 को एस्पेक्ट करेगा। मैं कहूँ कि एट्थ साइन किस किस साइन को एस्पेक्ट करेगा, एट्थ साइन फिक्स साइन है और मूवेबल साइन 1 4 7 10 है, तो उसके साथ वाला साइन छोड़कर, मतलब 7 नंबर छोड़कर, it will have an aspect on 1 4 and 10 साइंस। तो इस तरह से मूवेबल साइन फिक्स साइन को एस्पेक्ट करते हैं और फिक्स साइन जो है वो मूवेबल साइन को एस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक जो साथ वाला साइन है उसको छोड़कर। लेकिन जो ड्वेल साइन है वो एक दूसरे को ही एस्पेक्ट करते हैं। जैसे थर्ड नंबर साइन है वो 6 9 12 को एस्पेक्ट करेगा, 6 नंबर साइन है 3 9 12 को एस्पेक्ट करेगा, 12 साइन है वो 3 6 9 को एस्पेक्ट करेगा। तो ये बेसिकली साइन एस्पेक्ट है। जैसे मैंने कहा कि एरीज जो है वो लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस को एस्पेक्ट करेगा। 2 5 8 11 होता है क्योंकि बट एरीज के बाद 2 नंबर साथ वाला है तो उसको छोड़कर 5 8 11 को एस्पेक्ट करेगा। टॉरस है तो 1 को छोड़ देगा और कुछ सर ये गलत 4 7 10 होना चाहिए है। ये गलत है ये। तो 2 number sign will aspect 4 7 and 10. 4 is Cancer, then Leo, सर लिब्रा, and Libra. चलो लिब्रा। सर कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न आई थिंक। 4 7 10. चलिए बाद में लिखा हूं। तो ये उसको 4 7 10 को एस्पेक्ट करेगा। तो इसी तरह से बाकी साइन है, जैसे कि 9 साइन है वो 3 6 12 को एस्पेक्ट करेगा, जेमिनी, वर्गो और लियो। पाइसेस साइन है वो 3 6 9 को एस्पेक्ट करेगा। तो इस तरह से ये साइन एस्पेक्ट करते हैं और इसका हम यूज भी करेंगे। जैसे कि एक तो जैसे योग है, अभी शक्ति योग है। शक्ति योग इज वेरी इंपॉर्टेंट योग एंड विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन जेमिनी एस्पेक्ट ओनली। और शक्ति योग क्या है, मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। हम नॉर्मली मून और राहु को बहुत अच्छा नहीं मानते, मून राहु का एसोसिएशन, बट इन सर्टेन केसेस इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल योग जिसको कि हम शक्ति योग बोलते हैं। और कहते हैं कि अगर मून और राहु का एसोसिएशन 5th या 9th हाउस में होता है, मून और राहु का एसोसिएशन 5th या 9th हाउस में होता है, तब जो योग बनता है वो शक्ति योग बनता है। और ये एसोसिएशन कैसे होगा, जेमिनी एस्पेक्ट से, क्योंकि ये जेमिनी सिस्टम का एक योग है। तो जब भी मून और राहु का एसोसिएशन इन 5th और 9th हाउस थ्रू जेमिनी एस्पेक्ट, तो योग बनता है जिसको हम शक्ति योग। शक्ति मीन्स कि वन गेट्स एनॉर्मस पावर, उसको बहुत पावर मिल जाती है। और ये जो शक्ति योग किस तरह से बन सकता है, 3 तरह से बन सकता है। कि मान लीजिए कि मून और राहु इकट्ठे ही बैठे हुए हैं 5th या 9th हाउस में, कंजंक्शन है उनका या तो 5th हाउस में या 9th हाउस में, तो शक्ति योग बन गया। सेकंड है कि एक तो बैठा हुआ है 5th या 9th हाउस में और दूसरा बाय जेमिनी एस्पेक्ट उसको एस्पेक्ट कर रहा है,
तो वो भी शक्ति योग बन गया। और तीसरा है कि दोनों में से कोई नहीं बैठा 5th और 9th हाउस में, लेकिन दोनों के दोनों जो है वो 5th हाउस या 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये 3 तरह से शक्ति योग बन सकता है। पहली चीज तो यह है कि जो हमें एस्पेक्ट कंसीडर सर करें, दोनों सेम हाउस को Same, एस्पेक्ट same, करने चाहिए, आइदर same. 5th और 9th। it has to be in the same house, either 5th or 9th house. 9th. और सर ये एस्पेक्ट, ये साइन एस्पेक्ट्स होंगे जो हमने अभी Only पढ़े sign हैं? aspect, because this is a yoga of Gemini system. चलिए, ओके सर। तो सर दोनों इसमें के सिर्फ दोनों राहु को लेते हैं, केतु को भी कंसीडर किया जाता है? नहीं, only राहु, ओके। only राहु। तो जो इनका कंजंक्शन है 5th या 9th हाउस में 3 तरह से हुआ कि दोनों के दोनों या तो 5th हाउस में है या 9th हाउस में है। दूसरा एक प्लेस्ड है और दूसरा उसको एस्पेक्ट कर रहा है बाय जेमिनी एस्पेक्ट। और तीसरा है कि दोनों में से कोई भी प्लेस्ड नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों या तो 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं या 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब आपके अंदर बहुत सारी पावर आ गई बिकॉज ऑफ दिस शक्ति होगा, यू गेट एनॉर्मस पावर। अब पावर का इस्तेमाल आप दोनों तरह से कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए भी और कंस्ट्रक्शन के लिए भी। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव आल्सो। पावर जब किसी को मिलती है तो वो दोनों तरह से उसका इस्तेमाल करता है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। तो वो भी हम बता सकते हैं कि उस पावर का इस्तेमाल कैसे होगा। तो कहते हैं कि अगर इस योग के साथ मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, इस योग के साथ अगर मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो पावर विल बी यूज्ड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल, इट बिकम्स अ पॉजिटिव यूज ऑफ द पावर। उल्टा है कि अगर मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है तो पावर विल बी यूज्ड टू फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल, इट बिकम्स वेरी पावरफुल पॉजिटिव योगा। और अगर यही कंजंक्शन के साथ बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है तो देन पावर विल बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस, इट बिकम्स अ नेगेटिव यूज ऑफ पावर इन दैट केस। तो इसमें अगर हम हॉरोस्कोप देखें जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे, यहाँ देखिए ये वन टाइप ऑफ गुरु चंडाल जोक हो गया ना। गुरु चंडाली योग हुआ जुपिटर और राहु का। हम अब बात कर रहे हैं कि शक्ति योग with the association of conjunction of moon and rahu either on the ग्रहण योग का मॉडिफिकेशन हो गया सर, ग्रहण योग कहते हैं ना इसे। हाँ, ग्रहण योग का एक पर्टिकुलर केस में बहुत पावरफुल हो गया। नेचुरली हम ग्रहण योग को अच्छा नहीं मानते, मून एंड राहु का कंजंक्शन हम अच्छा नहीं मानते, बट इन सर्कमस्टांसेस में इट बिकम्स ए पावरफुल शक्ति योग, यू गेट एनॉर्मस पावर। ठीक सर अगर मेलेफिक और बेनिफिक दोनों ही कंजॉइंट हो तो फॉर एग्जांपल जुपिटर भी है और मार्स भी है साथ में, हाँ, तो फिर दोनों तरह से यूज करेगा, कुछ पॉजिटिव में कुछ मतलब नेगेटिव। mixed। बहुत से लोग होते हैं कि अच्छा भी काम करते हैं, खराब भी काम करते हैं। ओके सर। सर तो और उसके साथ कोई और प्लैनेट का एसोसिएशन ही नहीं है तो फिर उसका हाँ, किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, उसका लॉर्ड देख लो, कोई साइन का लॉर्ड या कुछ इस टाइप का। तो मतलब जैसे डिस्पोजिटर तो हम देखते ही है ना कि योग बन रहा है तो उसका डिस्पोजिटर क्या है, तो वो भी हम देख सकते हैं। सर ये ज्वाइन करने से क्या मतलब है? मतलब मान लीजिए कोई एस्पेक्ट भी कर रहा है प्लेनेट, वो भी होगा एसोसिएशन या नहीं, या साथ में ही बैठना? नेचुरली एसोसिएशन मींस कि एस्पेक्ट करे या साथ में हो। ओके। और हम ये बात कर रहे हैं कि मून और राहु टुगेदर जी। दे शुड आइदर बी इन दिस हाउस और इन दिस हाउस, या तो प्लेसमेंट हो या एक प्लेस्ड है दूसरा उसको उसी हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है जी। और तीसरा यह है कि कोई भी प्लेस्ड नहीं है वहां पर बट दोनों के दोनों उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 5th हाउस में ना तो मून है ना राहु है, दोनों हाउसेस में कोई भी प्लैनेट नहीं है। मून देख रहा है और राहु। अब आप देखिए कि कैसे एस्पेक्ट हो रहा है मून और राहु का। दोनों 9th हाउस को देख रहे हैं राशि दृष्टि से। करेक्ट, क्योंकि ये देखिए फिक्स साइन में है मून और ये मूवेबल साइन है, तो मूवेबल साइन फिक्स साइन एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं। हाँ जी। तो हम देखेंगे कि जो मून है वो इस राशि को या इस हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। राहु कहाँ पर है? ये है, राहु यहाँ है। ये भी फिक्स साइन है जी हाँ, और ये मूवेबल साइन है, इसको देख रहा है। तो ये भी एस्पेक्ट कर रहा है। दोनों 9th तो मून एंड राहु बोथ आर एस्पेक्टिंग ऑन 9th हाउस। 9th हाउस। और इनके साथ एसोसिएशन किसका है? शनि का।
शनि का, तो बुराइयों को दूर करने में उस शक्ति का यूज होगा, बुराई को दूर करने उस शक्ति का यूज होगा। तो ये मतलब है इसका। एंड इन दीज सर्कमस्टांसेस रियली वेरी पावरफुल शक्ति योग, किसी का भी आप देखेंगे कुछ हॉरोस्कोप में मिलेगा भी आपको, रियली वेरी पावरफुल प्रिपरेशन। सर ये सर, जैसे इसमें- चंद्रमा के साथ मरकरी बैठा है, हाँ जी, जो लगन में चंद्रमा के साथ मरकरी बैठा है, इसका कोई रोल नहीं है? एसोसिएशन इज ऑन दिस हाउस। ओके, 5th या 9th हाउस में किसका, जहां पर ये योग बन रहा है उसके साथ किसका एसोसिएशन है। ठीक है। यहाँ देखिए, सर दोनों ड्यूअल साइन में है, मून और राहु। राहु यहाँ पर एक प्लैनेट प्लेस्ड है, जी, ठीक है, और यहाँ मून भी ड्यूअल साइन में है। राइट। दोनों ड्यूअल साइन एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक प्लैनेट प्लेस्ड है और दूसरा प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है, राइट। और इसमें जुपिटर एसोसिएट, जुपिटर मेन प्लैनेट बन जाता है, हिटलर नेगेटिव था, तो इट बिकम्स ए नेगेटिव योग। अच्छाइयों को खराब दूर करने के, मतलब डिस्ट्रक्टिव उसका यूज हम करेंगे। तो इस तरह से ये शक्ति योग बनता है। और कुछ हॉरोस्कोप में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा योग है, बहुत पावरफुल योग है ये, और काफी हॉरोस्कोप में आपको मिलेगा भी जो है। सर एक हॉरोस्कोप में है, उसमें एसएसआई कॉम्बिनेशन है और वो 5th हाउस में एसोसिएशन हो रहा है मून और राहु का, लेकिन 5th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो उसे हम पॉजिटिव मानेंगे या नेगेटिव? लेट अस सी, है डिटेल है आपका? हाँ जी सर, हाँ राइट सर। सर ये है, एक मिनट, हाँ बताइए। सर एक मिनट। सर 2 नवंबर 2012, 4:30 PM, प्लेस गुड़गांव। सुना है ना? D1 में ही देखा जाता है ना? यस, योग हम सारे D1 चार्ट में देखते हैं। हाँ जी सर यही है, तो इनका 5th हाउस में बन रहा है दोनों का, मून और राहु का। देखिए मून कहाँ पर है आपका, ये है इसमें, राइट सर, और ये इसको एस्पेक्ट कर रहा है, 4 बिल्कुल ठीक नवंबर है, को। ठीक है। और राहु, और राहु 8th में है, ये भी 4th को एस्पेक्ट करेगा, ये 4th को एस्पेक्ट करेगा। पर इस हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है सर। दोनों प्लैनेट इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन राइट। इस हाउस में सैटर्न तो देख रहा है, अच्छा राइट सर, तो अच्छा योग हुआ, पॉजिटिव योग हुआ। ओके। अगर नहीं भी होता तो इसका हम डिस्पोजिटर देखते हैं कि डिस्पोजिटर कौन सा प्लैनेट है, मैलेफिक है, बेनिफिक है। ओके सर। बट यहाँ पर तो सैटर्न इसको एस्पेक्ट कर ही रहा है। पैटर्न तो पाराशरी दृष्टि से कर रहा है ना? हाँ जी, जैमिनी दृष्टि से तो नहीं कर रहा ना? नहीं, यहाँ पर जो वैसे हम एसोसिएशन देख रहे हैं, एस्पेक्ट तो खाली हम उसकी देख रहे हैं कि योग बनने के लिए एस्पेक्ट हम देख रहे हैं, बाकी के लिए नहीं देख रहे। बाकी के लिए तो हम नॉर्मल पोजीशन ऑफ प्लैनेट ही देख रहे हैं। बट तो सिर्फ अच्छा सर, मतलब 10th एस्पेक्ट सैटर्न का इस हाउस के ऊपर है, जी जी जी, लेकिन इसका डिस्पोजिटर मून वो तो बट एस्पेक्ट है ही ऑलरेडी, तो दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज़ सैटर्न एक्सॉल्टेड भी है और ये देख भी रहा है। ओके सर, तो ये पॉजिटिव योग बन इनका गया। लिंक तो मून से बना, बाकी राहु के साथ तो नहीं, राहु देखिए यहाँ पर है 8 नंबर साइन में है, 8 नंबर साइन में, और ये फिक्स साइन है, ये मूवेबल साइन है। हाँ वो मैं समझ गई। मैं अब ये जो बेनिफिक या मैलेफिक का था वो नहीं समझ में आ रहा कि ये जो हमने एसोसिएशन देखा योग बनने के लिए, वो तो हमने जेमिनी एस्पेक्ट देख लिया। ठीक है, बट इन प्लैनेट का नॉर्मल केस में इस हाउस के साथ किस प्लैनेट का एसोसिएशन है, ओके ठीक है, तो वो सैटर्न इसको एस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है।
ठीक सर उसमें भी एस्पेक्ट हम ये देखेंगे नेचुरल बेनिफिक या नेचुरल मेलेफिक? Naturally, we are talking of natural benefic malefic. ओके। तो सर शक्ति योग जो है ये पाराशरी सिस्टम में भी बनता है नहीं, या खाली बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये जेमिनी का योग है, पराशर सिस्टम में इसका नाम नहीं है कहीं भी। ये मतलब सर शक्ति कैसे, मतलब क्या उसको खुद कुछ फील शक्ति फील होती है या मतलब वो पर्सन विल वर्क इन दैट काइंड ऑफ एरिया किसी रेसलर के नहीं भले बनेगा के वो, लिए? वो रेसलर नहीं बनेगा, मतलब उसकी पावर है वो कि दूसरे लोगों को अपने काबू में कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है, उनको इन्फ्लुएंस कर कर सकता है। या अंकल आई हैव अ क्वेश्चन जी। कि आपने बताया कि जैसे ड्यूअल हाउसेस हो, ड्यूअल साइंस हो 3, 6, 9 and 12, या so they will all have a mutual aspect 3, 6, Correct. 9, 12 Yeah, except it for means- the one that it juxtaposes, या उसमें ये exception नहीं है ड्यूअल में? नहीं, उसमें तो है ही नहीं ना, they are not simultaneously actually 3, हाँ, 6, they're not 9, 12. simultaneous, correct. There is no juxtapose in that actually. So uncle, अगर hypothetically अगर Rahu is sitting in sign 9 and moon is sitting in sign 12, and sign 9 में Rahu है in 3rd house and moon is sitting sign I beg your pardon, moon is sign 6 in house 12. So they both will have an aspect on the 9th house. हाँ, देखिए क्या आपने क्या कहा, किस साइन में है यहाँ पर? Moon is in sign 6 in the 12th पोजीशन house. बताइए। 12th house. डिटेल है आपके पास? हाँ अंकल, December 27, 1972. 27 December 1972. Time? Time is 2:18 a.m. Place? 2:18 Jodhpur. ये है। मून इसको एस्पेक्ट कर रहा है, राहु भी एस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन एसोसिएशन उधर फिर कैसे देखेंगे? और अंकल इसमें जैसे राहु का पॉजिटिव प्लस साइन है, सो इन भाव चले तो मूविंग अप। नहीं, योग हम इसी से देखेंगे खाली, साइन का एस्पेक्ट हुआ, राहु विल रिमेन इन द सेम साइन, कहीं भी जाएगा वो। सो एंड देन इन द 9th हाउस देन और क्या एसोसिएशन देखेंगे फिर? 9th हाउस में इसका बेनिफिक है मेलेफिक दोनों का एसोसिएशन हो रहा है। दोनों का? हाँ, सन है और जुपिटर है, और किसी का है मार्स का भी एसोसिएशन हो रहा है। मार्स का हो रहा है, करेक्ट। तो मेलेफिक इन्फ्लुएंस इज मोर, करेक्ट। तो इससे गुड ही होगा, इससे पॉजिटिव ही होगा एक्चुअली। और केतु को मानते नहीं है फिर इसमें? नहीं, केतु को ओके, थैंक यू। केतु भी कहेंगे तो मेलेफिक है, बट मानते नहीं उसको। ओके, गॉट इट, थैंक यू। Now we come to आरूढ़, और आरूढ़ का भी इस्तेमाल बहुत करते हैं और इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट आल्सो, कि आरूढ़ का मतलब होता है कि मिरर इमेज, और आरूढ़ हम हर हाउस का निकालते हैं और बल्कि प्लैनेट का भी निकालते हैं, बट बेसिकली वी आर कंसर्न्ड विद द आरूढ़ ऑफ ईच हाउस। तो जहां तक निकालने का तरीका है, आई थिंक यू ऑलरेडी नो कि अगर हम फर्स्ट हाउस का आरूढ़ निकालते हैं, मान लीजिए यस, लगन लॉर्ड कितने डिस्टेंस पे है, कितने हाउस जैसे मान लीजिए डिस्टेंस पे है? ये यहाँ पर है, तो इसमें हमने देखा कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ पर है, वीनस यहाँ पर है, अपने से दूसरी पोजीशन में। तो यहाँ भी अपने से दूसरी पोजीशन हम काउंट करेंगे यहाँ पर। तो दिस बिकम्स द आरूढ़ ऑफ लग्न, दिस हाउस बिकम्स द लग्न आरूढ़, आरूढ़ ऑफ फर्स्ट हाउस। और दूसरा मान लीजिए कि हमें इस हाउस का आरूढ़ निकालना है, फोर्थ हाउस का, तो इसमें इसका लॉर्ड यहाँ से 5th पोजीशन में है अपने से, तो 5th पोजीशन हम और आगे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे कि 4th हाउस का आरूढ़ या A4 जिसको हम बोलते हैं, दैट इज दिस हाउस, 12th हाउस। और इसमें एक एक्सेप्शन है कि आरूढ़ कैन नॉट बी द ओन हाउस और द 7th पोजीशन फ्रॉम दैट। आरूढ़ इस हाउस का आरूढ़ ना तो ये हो सकता है ना खुद हो सकता है,
मान लीजिए कि इसका लॉर्ड यहाँ पर होता वीनस, तो यहां से फिर 7 काउंट करते तो वहीं पहुंच जाते, तो वो नहीं हो सकता। या इसका लॉर्ड यहाँ पर होता मान लीजिए, तो यहां से 4 काउंट करते तो यहाँ आ जाते आप। तो दिस आल्सो कैन नॉट बी द रूल ऑफ एनी हाउस। तो आरूढ़ कैन नाइदर बी इट्स ओन हाउस और द 7th पोजीशन फ्रॉम दैट। अगर अपने साइन में ही, अपने हाउस में ही आता है तो वी हैव टू कंसीडर द 10th हाउस। अगर वीनस यहाँ पर होता और आरूढ़ यहीं पर आ जाता तो ये आरूढ़ नहीं होगा, फिर आरूढ़ ये होगा 10th हाउस। और अगर लग्न का लॉर्ड यहाँ पर होता तो आरूढ़ ये हो जाता, बट ये भी नहीं होता, देन इन दैट केस इट इज द 4th पोजीशन, इट इज ए 4th पोजीशन, द 10th फ्रॉम दिस। तो ये दो चीजें आपको याद करनी है कि अगर आरूढ़ उसी हाउस में आता है तो उससे 10th पोजीशन हो जाती है, और अगर 7th हाउस में आता है तो उससे 4th पोजीशन हो जाती है। तो इस तरह से हम किसी भी हाउस का आरूढ़ निकाल सकते हैं। एंड आरूढ़, as I told you, is a mirror image. How the people perceive you, और जो आप एक्चुअल में हैं वो तो लग्न चार्ट बताएगा, लेकिन दूसरे लोग आपको किस रूप में देखते हैं, दैट विल बी टोल्ड बाय आरूढ़ एक्चुअली। मान लीजिए कि लग्न चार्ट है, अब जो भी है दिस इज इंडिकेटेड बाय दिस, व्हाट इज द एक्चुअल पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। लेकिन आरूढ़ लग्न जो है, मान लीजिए ये आया था आरूढ़ लग्न, तो दिस हाउस विल टेल यू व्हाट द पीपल थिंक अबाउट यू, हाउ द पीपल परसीव यू। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि बहुत बार होता है कि हम, कोई आदमी बहुत अच्छा होता है लोग खराब समझते हैं, या बहुत खराब होता है उसको बहुत अच्छा भी समझते हैं। ये हम लोग किस चीज से सेटिस्फाइड हैं लोग समझते हैं नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है लोग समझते हैं बहुत सेटिस्फाइड है। तो दूसरों के का परसेप्शन आपके बारे में क्या है, दैट वी सी फ्रॉम द आरूढ़ ऑफ एनी हाउस। सर, और इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? जैसे इस एग्जांपल में सन और जुपिटर थे। हाँ, मैं भी आता हूँ उसके ऊपर, विल Okay. ट्राई टू इंटरप्रेट आल्सो, बट लेट्स सी क्या है कि ये तो हो गया, फिर 4th में नहीं हो सकता और ये 7th में नहीं हो सकता। अब इससे हम बहुत चीजें एग्जामिन भी करते हैं, एंड इट्स वेरी यूजफुल एक्चुअली, कि एनी प्लैनेट कंजॉइनिंग और एस्पेक्टिंग 11th हाउस फ्रॉम, जो फर्स्ट हाउस का आरूढ़ होता है उसको हम लग्न पद भी बोलते हैं। लग्न पद, लग्न पद मीन्स आरूढ़ ऑफ लग्न, फर्स्ट हाउस एक्चुअली। तो एनी प्लैनेट कंजॉइंड और एस्पेक्टिंग 11th हाउस फ्रॉम द लग्न पद, अगर आरूढ़ लग्न से 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो, मेलेफिक हो, बेनिफिक हो, it indicates prosperity and the happiness. It indicates very good income actually from the gains point of view. कोई भी planet हो, malefic हो या benefic हो, अगर आरूढ़ लग्न से 11th हाउस में कोई भी planet होगा तो it gives you good prosperity. और अगर planet exalted या debilitated है, दोनों केस में, either exalted or debilitated, it gives high level of income. High level of income. लेकिन अगर प्लैनेट मेलेफिक है, then the income may be from the illegal means. अगर 11th हाउस में लग्न पद से जो प्लैनेट है, अगर वो मेलेफिक प्लैनेट है तो दैट इंडिकेट्स इनकम फ्रॉम इलीगल मीन्स। और वही पे अगर प्लैनेट बेनिफिक है तो इट इंडिकेट्स फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द लीगल मीन्स। तो ये जो भी प्लैनेट होते हैं लग्न पद से 11th हाउस में, they become very important from the point of view of prosperity. ऐसे ही लग्न पद से 12th हाउस में जो भी प्लैनेट है या जो प्लैनेट का एसोसिएशन है, that indicate expenditure or you can say the loss and expenses. 11th हाउस वाला तो गेन बताया, कोई भी प्लैनेट है मेलेफिक हो, बेनिफिक हो, कैसा भी हो, वो तो गेन इंडिकेट करता है। लेकिन जो 12th हाउस में लग्न पद से प्लैनेट होते हैं, दे इंडिकेट लॉस एंड एक्सपेंसेस। अब कौन सा प्लैनेट लॉस किस वजह से होगा या एक्सपेंसेस किस वजह से होगा, वो भी इंडिकेट कर देगा। कैसे कि अगर सन, राहु या वीनस, दे हैव एन इन्फ्लुएंस इन द 12th हाउस, देन इंडिकेट लॉस टू द गवर्नमेंट। आपको टैक्स का नोटिस आ जाएगा या टैक्स पे करना पड़ेगा या कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो
उस तरह से आपके एक्सपेंसेस होंगे। अगर सन, राहु और वीनस इन 3 प्लैनेट में से किसी भी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस 12th हाउस में है। मरकरी का है अगर इन्फ्लुएंस, लॉसेस लिटिगेशन, कजिन्स एंड रिलेटिव्स, उसके थ्रू लॉसेस इंडिकेट करता है। जुपिटर का है तो अगेन एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स आपको बहुत ज्यादा भरना पड़ेगा उस टाइम जो है, तो ये एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस। मार्स या सैटर्न है तो लॉसेस थ्रू यंगर और एल्डर कोबॉर्न रिस्पेक्टिवली। अगर मार्स है तो यंगर कोबॉर्न, और अगर सैटर्न है तो एल्डर कोबॉर्न के थ्रू एक्सपेंसेस होंगे। तो इस तरह से जो भी प्लैनेट हैं आरूढ़ लग्न से 11th हाउस में और 12th हाउस में, so they become very important from the point of view of gain and the expenditure actually. 11th हाउस वाले जो भी प्लैनेट होगा वो गेन इंडिकेट करता है, और अगर 12th हाउस में कोई प्लैनेट होंगे तो वो एक्सपेंसेस इंडिकेट करता है। मतलब उसकी तो जब सर ये उसकी दशा महादशा में या Naturally. वैसे ही नेचुरली ना? हाँ रिजल्ट हमेशा दशा में ही मिलेंगे। हाँ जब हाँ, उसकी दशा ऑपरेट होगी तभी मिलेंगे आपको। ओके Yeah. ओके। Then it says राहु और केतु in the 7th house from लग्न पद। आरूढ़ लग्न से अगर 7th हाउस में राहु या केतु का प्लेसमेंट है या एसोसिएशन है तो हम कहेंगे डिसीज इन द स्टोमक रीजन, पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है उसमें। और केतु अगर 2nd हाउस में होता है आरूढ़ लग्न से, उससे क्या होगा? प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर। और वैसे भी आप देखेंगे कि जब भी केतु 2nd हाउस में होता है लग्न चार्ट में भी, तो 2nd हाउस रिप्रेजेंट अवर फेस, और केतु अगर वहां पर है तो फेस किसी का अच्छा नहीं होता, मतलब वो व्यक्ति बहुत सुंदर नहीं होता। और दूसरा उसके चेहरे पर भी कुछ निशान वगैरह ज्यादा होते हैं। और तीसरा ही ऑलवेज लुक्स ओल्डर देन द एक्चुअल एज, ही और शी। तो ये वही चीज यहाँ पर है, केतु अगर 2nd हाउस में है तो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। अगर मून, जुपिटर और वीनस है इन द 2nd हाउस फ्रॉम आरूढ़ लग्न तो इट इंडिकेट्स प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ एक्चुअली। अब जैसे हमने लग्न का निकाला आरूढ़, ऐसे ही 7th हाउस का आरूढ़ निकालते हैं, जिसको हम दारापद कहते हैं। 7th हाउस का जो आरूढ़ होता है, जो उसको हम कहा जाता है दारापद। 1st हाउस के आरूढ़ को लग्न पद, और 7th हाउस के आरूढ़ को दारापद, और 12th हाउस के आरूढ़ को कहते हैं उपपद। तो ये 3 जो है, जो आरूढ़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे ही हम काफी प्रिडिक्शन करने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर दारापद है इन क्वाड्रेंट और ट्राइन फ्रॉम द लग्न पद, लग्न पद मतलब A7 ना? है जी, A7 A7 राइट, A7 आरूढ़ ऑफ द 7th हाउस। तो अगर 7th हाउस का आरूढ़ या दारापद लग्न पद से क्वाड्रेंट या ट्राइन में है, तो you have a blessing of God. Blessing of God is Lakshmi on you as far as marriage is concerned. So it indicates prosperity, good fortune, marital harmony, physical compatibility. तो ये बहुत अच्छा एक मैरिटल हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है कि अगर जब भी दारापद लग्न पद से केंद्र या त्रिकोण हाउसेस में होता है। और अगर दूसरे हाउसेस में है तो देन देयर मे बी प्रॉब्लम इन द मैरिटल रिलेशंस, फिर वो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती, फिर तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। अंकल, आई डिडंट अंडरस्टैंड दारापद कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैन यू जस्ट गो ओवर इट अगेन? दारापद मींस इस हाउस का पद, इस हाउस का आरूढ़। इसका लॉर्ड कहां पर है? मंगल, यहाँ पर हो गया, ठीक है। और अपने से 8th पोजीशन में, अपने से 8th पोजीशन में, और 8 से 8 क्या हुआ? ये वाला 9th हाउस। 9th हाउस। और आपका लग्न पद कहाँ था? ये वाला हाउस। तो लग्न पद से केंद्र में हो गया, लग्न पद से दारापद केंद्र में हो गया, यही तो हुआ। तो नेचुरली इट इंडिकेट्स प्रॉस्पेरिटी और द मैरिटल ब्लिस एक्चुअली, ठीक है। Got it. Thank you. Thank you.
तो ये दारापद का जो प्लेसमेंट है, अगर केंद्र या ट्राइन में है फ्रॉम द लग्ना पद, इट्स रियली ब्लेसिंग एज फार एज marital life is concerned. Then दारापद, then त्रिक हाउस फ्रॉम लग्ना पद, हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे दोनों जो है. It's not supposed to be a good combination for marital happiness. जब भी दारापद जो है वो लग्न पद से त्रिक हाउस में 6, 8, 12 में प्लेसमेंट होता है. अब जैसा मैंने कहा कि जो लग्न पद हो गया, दारापद हो गया, देन वी हैव ए आरूढ़ ऑफ 12th हाउस. उसको हम उपपद बोलते हैं, उपपद. और उपपद से भी हम बहुत प्रेडिक्शन करते हैं, और उसमें भी जैसे कुछ कॉम्बिनेशन है. इफ सेकंड फ्रॉम द उपपद, उपपद से जो सेकंड हाउस है उसमें मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, नेटिव मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है. नेटिव loses wife for the wife, or it applicable to both actually, and renounces the world. ऐसे में अगर किसी भी उपपद से सेकंड हाउस में मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो जो नेटिव है he loses the spouse or renounces the world. But for this purpose sun is not considered a malefic planet. सन उस कैटेगरी में नहीं आएगा. सन को छोड़कर बाकी कोई भी अगर मेलिफिक प्लैनेट होगा इन द सेकंड हाउस फ्रॉम उपपद, देन वी विल से दैट इज नॉट गुड. नेटिव में लूज द स्पाउस और कैन रिनाउंस द वर्ड आल्सो. अगर सेकंड हाउस फ्रॉम उपपद हैज बेनिफिक एसोसिएशन, उपपद से सेकंड हाउस में अगर benefic planet का association है, is indicate marital happiness. So very good from marriage point of view. Planet in the second house from Upapad is debilitated. अगर ये debilitated planet है, then destruction of spouse. Exalted है, second house from Upapad. Many wives or the wife long lived. दोनों चीजें हो सकती हैं. और अगर जेमिनी है इन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम उपपद, जेमिनी साइन है, डुअल साइन है, तो नेटिव में है many wives. It's applicable to both ways actually. If Lord of Upad is exalted, Lord of Upapad now is exalted, spouse hails from the upper or the elite class family. अगर उपपद का लॉर्ड अगर वो exalted है, और अगर उपपद का लॉर्ड debilitated है, then spouse is from the lower class. If benefic conjoin उपपद, उपपद के साथ अगर benefic planet का association है तो spouse is beautiful और handsome actually. फिर कहा कि अगर second house from उपपद, अभी तो कहा कि malefic होते हैं तो ये is not good for the spouse actually. Now, if the second from Upad has a conjunction of Saturn and Rahu, दोनों malefic planet का conjunction है second house from Upad, the native may lose or desert the spouse due to some scandal. उसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है. तो ये तीनों हम लोग बहुत कंसिडर करते हैं कि second house from Upad has a conjunction of Venus and Ketu. ऊपर से जो सेकंड हाउस है उसमें वीनस और केतु का कंजंक्शन है, तो ब्लड डिसऑर्डर ऑफ द स्पाउस, स्पाउस में सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ ब्लड डिसऑर्डर. मरकरी एंड केतु हैं, अगर मरकरी एंड केतु, डिके और ब्रेकिंग ऑफ बोन्स ऑफ द स्पाउस, डिके और ब्रेकिंग ऑफ बोन्स ऑफ द स्पाउस. और वैसे भी जब भी मरकरी और केतु का नॉर्मल केस में अगर कंजंक्शन होता है किसी भी हॉरोस्कोप में, so that person always suffers from fracture of bones by falling. ऊपर से गिर के उसके फ्रैक्चर ऑफ बोन्स होता है. नॉर्मल केस में भी अगर मरकरी और केतु का कंजंक्शन होता है हॉरोस्कोप में, बट यहाँ पर है मरकरी एंड केतु सेकंड हाउस फ्रॉम उपपद, डिके और ब्रेकिंग ऑफ बोन्स ऑफ द स्पाउस. नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ स्पाउस. सर लेकिन बोन्स का कारक सन नहीं होता सर, मरकरी. आई एम सेइंग बाय फॉलिंग. एक इसमें राइडर है
कि सन एंड सैटर्न का जब कॉम्बिनेशन होता है तो there may be fracture of bones or you can say the very frequent fracture of bones in such natives. Right. लेकिन जब मरकरी और केतु का कॉम्बिनेशन होता है तो ऊपर से गिरने से चोट लगती है. ओके सर. और उसका रीजन है बिकॉज जो हम लोगों ने नक्षत्र डिस्कस किए थे, we discussed each side has 9 nakshatra. Right. And first nakshatra is Ketu and last is Mercury. Right. First set of each nakshatra is Ketu, Lord is Ketu, and the last nakshatra of each set, Lord is Mercury. तो वो कहते हैं कि 3 सेट हैं, they indicate the different astral worlds actually. तो लाइफ में जो 3 है, एक मटेरियल है, स्पिरिचुअल है, इस टाइप का है. तो जब हम एक से दूसरे में जंप करते हैं, जैसे एक सेट खत्म हुआ तो फिर मरकरी से हम केतु के नक्षत्र में करते हैं, तो कहते हैं कि यू हैव टू जंप एक्चुअली. और उसमें जब हम फॉल करते हैं तब चोट लगने का बहुत डर रहता है. तो इसलिए मरकरी और केतु का जो एसोसिएशन है, इट ऑलवेज गिव्स फ्रैक्चर बाय फॉलिंग एक्चुअली. जबकि जो सन और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो नॉर्मल बोन का फ्रैक्चर, चलते चलते जैसे बोन का गिर जाना, ऐसे करना, बट फॉल से नहीं होगा. और ऐसे ही जब मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है तो इट मेक्स द बॉडी एक्सीडेंट प्रोन. तो ऐसे लोगों के एक्सीडेंट बहुत कॉमन होते हैं एक्चुअली. नाउ Saturn, Rahu and Sun in the second house from Uppad, all malefics. So fatal fever to the spouse. Jupiter and Saturn, again second house from Uppad, ear complaint or nervous disorder of the spouse. और Jupiter and Rahu हैं अगर second house में from Uppad, then dental problem of the spouse. तो ये हम तीनों का यूज करेंगे, लग्न पद का, तारा पद का और उपपद का. और वैसे जब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं आरूढ़ लग्न वगैरह को जो है, तो वी कैन फाइंड आउट द आरूढ़ ऑफ ईच हाउस. और जैसे मान लीजिए कि वकील है, a person may have a even a scooter or a very low brand of the car, actually lower cost of the car actually, but he may be very satisfied. अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड है कि मेरा जो स्कूटर है या जो भी कार है मेरे पास, मैं बहुत खुश हूँ. और लोग समझेंगे कि ये तो बेकार है, तो परसेप्शन तो कुछ और होगा उसके बारे में जो है. या किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छी गाड़ियां हैं और जो लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत खुश है, बट अगर उसको देखेंगे तो he may not be satisfied with that. So what the people perceive about you and what you actually are, these are the two things of the life, and these are always different actually for each person. आप खुद कैसे हो और लोग आपको एक डिफरेंटली परसीव करते हैं. तो ये आरूढ़ जो है उस सेंस में आपको बहुत मदद करता है. जैसे आई थिंक यू आर टेलिंग की एग्जांपल देख के, इस केस में देखिए, व्हाट यू विल से अबाउट लग्न फर्स्ट हाउस. अगर आपको डिस्क्राइब करना हो अबाउट दिस पर्सन, अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ दिस पर्सन, तो हाउ विल यू डिस्क्राइब? Very courageous. And good communicator. Communicator, very सर initiative. इसके लिए आरूढ़ लग्न को देख के इंटरप्रेट करेंगे? नहीं, पहले आप लग्न को देख के एक्चुअल में क्या है. सर ये तो गुड लुकिंग होने चाहिए. Good looking and very sweet spoken, and face is very beautiful. And family is also very good. And financially also very good. ठीक है.
अब आपने आरूढ़ लग्न को देखा, आरूढ़ लग्न क्या आया था, ये वाला, थर्ड हाउस में, ये वाला, इसकी क्या पोजीशन है? so very learned और some high position in government. इससे गवर्नमेंट में आपने पोजीशन कहाँ से देख ली? सर सन जुपिटर लग्न से आप पोजीशन कहाँ से देख ली आपने? मैं I'm talking of personality actually. सर confident, wise, healthy, स्पिरिचुअल जुपिटर ऑन साइन में, सर एक्चुअली इट इज इन राहु के religious. हाँ रिलीजियस का थोड़ा, सर राहु साथ में है, मान सम्मान उतना नहीं होगा। सन राहु इकट्ठे हैं जुपिटर के साथ। people don't think that he or she is a good person. हाँ, इससे तो लगता है कि हाँ कि everything is fine. Yes. But इसमें what the people perceive about you, कि सन और राहु जुपिटर को अफ्लिक्ट कर दिया, कि पहली चीज तो लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड सेकेंडली people don't see you as you are. They may see you in a different way actually. इसमें क्या इंटरप्रिटेशन होगा डिफरेंट वे का अंकल? डिफरेंट वे मतलब जो आप हैं उससे थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं लोग, बहुत अच्छा नहीं सोचते, या अदरवाइज यू आर वन इज ए गुड पर्सन फ्रॉम दिस हॉरोस्कोप, बट इससे थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव हो जाता है कि एक तो इस काफी ज्यादा परेशान रहना, और दूसरा ये है कि दूसरे लोग उतना अच्छा नहीं सोचते जितना अच्छा है कोई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं एक्चुअली। इसमें अंकल कैन यू गिव द एग्जांपल ऑफ द लास्ट वन आल्सो, राइट? द 12 उपपद। हां जी, उपपद ये है 12th हाउस का जो आरूढ़ होगा, इसका लॉर्ड कहां पर है? मरकरी। Mercury in the, yeah, 3 from there. Third from here. Third from third is fourth house. Fourth house. So there is no planet. There is no malefic planet. Yeah. तो ठीक है, ये इसमें जो हमने देखा था कि अगर मेलिफिक प्लैनेट होते हैं तब प्रॉब्लम होती है। सर उसका लॉर्ड नहीं देखेंगे? लॉर्ड नहीं, बेसिकली द एसोसिएशन ऑफ विद दैट हाउस। अच्छा, so that house has no aspect also as such. हाँ, there is no aspect। यहाँ जैसे हमने देखा था अभी कि सेकंड हाउस ऊपर से अगर सेकंड हाउस में खराब प्लैनेट होते हैं तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम एक्चुअली। तो उस उपपद से अंक, अच्छा ओके, सेकंड हाउस आई गेस। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं आता आपके जो है। सर इसे A12 बोलते हैं। A12 हाँ, A12 इज द रूल ऑफ 12th हाउस। और इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी निकाले हुए होते हैं, जैसे आप लोग यूज कर रहे हैं उसको, जगन्नाथ हो रहा, उसमें तो लग्न चार्ट में लिखा हुआ है जी, हर हाउस का आरूढ़, A1 A2 A3 इस तरह से लिखा रहता है। तो दैट इज द हाउस ऑफ आरूढ़ ऑफ ईच हाउस। और इसमें अच्छी चीज ये है कि एक तो हमें पता लग जाता है कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, दूसरे का परसेप्शन क्या है आपके बारे में, हाउ यू आर बीइंग परसीव्ड बाय अदर्स। तो इट गिव्स अ वेरी गुड इंडिकेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे ही इसमें एक टर्म हम यूज करते हैं, अर्गला बोलते हैं उसको। अर्गला, अर्गला मीन्स इंटरवेंशन। हम लोग इसको राशि सिस्टम में काउंट नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि किसी भी हाउस से या किसी भी प्लैनेट से कुछ पर्टिकुलर पोजीशन में जो प्लैनेट होते हैं तो दे इंटरफियर इन द अफेयर ऑफ दैट हाउस और दैट प्लैनेट, वो इंटरफियर करते हैं इसमें। जैसे कोई भी प्लैनेट या कोई भी हाउस है, अगर किसी भी हाउस से 2, 4 and 11 पोजीशन में है, 2, 4, 11 पोजीशन में, तो उस हाउस में जो भी प्लैनेट होंगे वो उसके मैटर में इन्फ्लुएंस करेंगे उस हाउस की। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 10th हाउस है, प्रोफेशन का हाउस है, हमने देखा कि जो भी है ठीक है, लेकिन जो प्लैनेट उससे सेकंड हाउस में है, मतलब 11th हाउस में है, जो प्लैनेट उससे 4th हाउस में है, या जो प्लैनेट उससे 11th हाउस में है, so they are also influencing the matter of that house.
वो भी प्रोफेशन के इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये डिपेंड करता है कि वो उन हाउसेस में मेलिफिक प्लैनेट है या बेनिफिक प्लैनेट है। मेलिफिक है तो खराब करेंगे क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो मेलिफिक है तो मेलिफिकनेस उसकी बढ़ाएंगे, और बेनिफिक है तो उसको अच्छा करेंगे। अंकल इसमें प्लैनेट्स होने पड़ते हैं या एस्पेक्ट्स भी हो मतलब वी लुक एट द एस्पेक्ट्स इन दिस हाउस? कुछ नहीं है, ये है कि उस हाउस से या किसी भी प्लैनेट से भी, हम कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्लैनेट है आपके हॉरोस्कोप में एक पर्टिकुलर पोजीशन में, तो उन प्लैनेट को हम तो नॉर्मल केस में देख लेते हैं किस हाउस में है, किस साइन में है, किसका एस्पेक्ट है, वो तो नॉर्मल हो गया प्राचर सिस्टम। बट उसमें कहा कि उस प्लैनेट से जो सेकंड, फोर्थ और 11th हाउस में प्लैनेट है, they will also influence the strength of that planet. तो हमें उसको भी देखना है। और ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि 10th हाउस है किसी का, तो हमने देख लिया कि लॉर्ड क्या है, कारक क्या है और 10th हाउस की पोजीशन क्या है, बट हम कहाँ देखते हैं कि सेकंड, फोर्थ और 11th के प्लैनेट भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इट सेज कि जो भी प्लैनेट उस हाउस से या उस प्लैनेट से 2, 4, 11 पोजीशन में होंगे, वो उस हाउस के अफेयर में इंटरफियर करेंगे। उस हाउस के अफेयर में, उस हाउस की जो आपको सिग्निफिकेशंस मिलते हैं, दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दोस प्लैनेट आल्सो। और 2, 4 जो 11 में है वो अर्गला करते हैं, मतलब इंटरफेयर करते हैं, और ये 3, 10, 11 वाले उल्टा करते हैं, दे ऑब्स्ट्रक्ट अर्गला, कि वहां पर अगर कोई प्लैनेट है और अगर आपको कोई पॉजिटिव अर्गला मिल रही है तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, उसको रोकेंगे। तो ये एक इंटरफियर करते हैं, और जो इंटरफियरेंस है दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द प्लैनेट इन दिस हाउसेस, 3rd, 10 एंड 12 हाउसेस। जैसे कोई एग्जांपल दें, मान लो let us say this house only, तो ये मान लीजिए 10th हाउस है प्रोफेशन का, तो आपने सब देख लिया कैसा है क्या नहीं है, जो भी पोजीशन है। बट इससे सेकंड में, फोर्थ में और 11th में जो प्लैनेट है, सेकंड, फोर्थ एंड 11th हाउसेस में, दे आल्सो हैव इंटरफेरेंस इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन। बाई चांस इसमें नहीं है कोई, इसमें नहीं है, इसमें है सैटर्न। सैटर्न तो वैसे भी एस्पेक्ट कर रहा है तो नॉर्मल केस में भी, बट इसमें वो सिचुएशन लागू नहीं होती। अगर और कोई हॉरोस्कोप देखें, इसमें 10th हाउस है, तो सेकंड ये हाउस हो गया, ये हो गया, और 11th ये हो गया। सो ऑल दीज 3 प्लैनेट्स, ऑल बेनिफिक प्लैनेट्स, कहीं आपको रोल नहीं दिख रहा कि 10th हाउस को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, बट दे आर इन्फ्लुएंसिंग दिस 10th हाउस, दे आर हैविंग a because all are benefic planets, तो उसकी पॉजिटिव अर्गला दे रहे हैं, मतलब उसको इस हाउस के सिग्निफिकेशंस को प्रॉस्पर कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं एक्चुअली में, और बहुत बड़ा रोल हो गया। हम तो सोचते हैं 8th हाउस में इनका क्या कनेक्शन है इससे, लेकिन क्योंकि 11th पोजीशन में है, ये इसको अर्गला दे रहे हैं द मैटर ऑफ दिस हाउस, and these are all 3 positive planets. So this becomes a very positive house from that point of view. Normal case में नहीं होगा कि हम तो कहते हैं इसका लॉर्ड यहाँ चला गया, राहु का एस्पेक्ट है, इसका एस्पेक्ट है, उसका एस्पेक्ट है, लेकिन ये तीनों बेनिफिक प्लैनेट जो है उसको पॉजिटिव अर्गला दे रहे हैं क्योंकि ये तीनों बेनिफिक प्लैनेट है। सर इस सिस्टम में राहु केतु भी कंसीडर होंगे? हाँ, कोई भी हो, एनी प्लैनेट। सर साइन से भी अर्गला मिलती है, साइन राशि से? साइन मतलब हाँ, प्लैनेट का अर्गला। जैसे मैं कहूँ कि सन हमारा यहाँ पर है, सन हमारा यहाँ पर है, और सन को कौन कौन से प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? 2, 4, 11 वाले, तो 2 में कोई नहीं है, 4 केतु है, 11 यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, तो सन इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय केतु। क्या मतलब हुआ? Ketu will also have a role as far as the sun is concerned. वो तो नेगेटिव ही करेगा ना सर, इसका दशा से भी planet of soul, and Ketu is a moksha कारक planet, तो इट्स a positive indication. स्पिरिचुअल पावर मिलेगी।
या और दूसरा हमने कहा कि जो प्लैनेट या 3 कौन से हाउसेस हैं? 3, 10, 12। 3, 10, 12। तो ये मान लीजिए कि मैंने कहा कि 11th हाउस में तीनों बेनिफिक प्लैनेट हैं, तो वो 11th हाउस के मैटर को प्रॉस्पर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 3, 10, 12 में नेगेटिव प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट, तो जो हमें पॉजिटिव अर्गला मिल रही थी उसको नेगेट कर रहे हैं फिर हमें जो 11th हाउस में जो प्लैनेट थे प्लेस्ड, अच्छे प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट, उसका हमें फायदा नहीं होगा अगर 3, 10, 12 में अगर नेगेटिव प्लैनेट है। तो ये उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं अर्गला को। तो सर आपने अभी सन के बारे में बोला है जी, सॉरी गो अहेड। सर इन प्लैनेट्स की दशा का भी कुछ इम्पैक्ट है, मतलब जैसे अगर केतु की अर्गला है सन पे तो केतु की दशा में कुछ होगा? दशा का फर्क नहीं है। ओके सर। ये सिर्फ यही बता रहा है कि जब हम किसी भी हाउस को एग्जामिन करते हैं या किसी भी प्लैनेट को एग्जामिन करते हैं तो भी सर अर्गला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। नेचुरली अगर नेगेटिव प्लैनेट है तो उसको खराब अर्गला, उसको खराब करेंगे। ओके, और अगर नेगेटिव अर्गला मिल रही है तो 3, 10, 12 वाले उसको नेगेटिविटी कम कर देंगे। बिल्कुल, मान लीजिए कि यहाँ पर हमें नेगेटिव प्लैनेट्स हैं और यहाँ पर पॉजिटिव प्लैनेट है, राइट सर, तो फिर वो उसकी जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस था उसको कम करेंगे। ओके सर। और अगर कोई योग कारक ग्रह है सर तो? योग कारक से मतलब नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है कि कौन कौन से प्लैनेट उसको उस हाउस के मैटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट इज द पर्पस एक्चुअली। और ये कहा यहाँ पर कि राहु केतु के बारे में कि राहु, इन केस ऑफ राहु केतु, रिकनिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर, दैट इज अर्गला जो अभी हम बात कर रहे थे राहु केतु की, वो ये उल्टा हो जाता है यहाँ पर सीक्वेंस, ये पॉजिटिव अर्गला, ये नेगेटिव अर्गला राहु केतु के केस में, बाकी सब चीजें वही रहेंगी। मतलब 11th में अगर राहु है सर तो प्रोफेशन को वो सपोर्ट करेगा, उल्टा हो गया क्यों? अगर 11th में राहु है तो हमने मानेंगे इसको प्रोफेशन के लिए फिर क्या रहेगा सर? नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। या सर एक क्वेश्चन था, जैसे 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड को हम कह देते हैं धर्म कर्माधिपति योग हो गया, 9th और 10th के लॉर्ड का एसोसिएशन। एसोसिएशन। अब इसमें कह रहे हैं कि 10th हाउस जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड अर्गला देगा, तो 9th हाउस, मान लीजिए हम 10th हाउस की बात कर रहे हैं प्रोफेशन की, तो उसे तो 9th हाउस फिर ऑब्स्ट्रक्टिव अर्गला दे रहा है। देखिए जो योग बनते हैं ना जब जी, दे सुपरसीड द नॉर्मल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, फिर अप्लाई नहीं होते वो सब चीजें जो है। अंकल अभी आपने उस एग्जांपल में बताया सन के बारे में कि सन इज यू नो इट्स अबाउट द सोल and so it will give positive influence, but sun is naturally considered malefic, so फिर how do we decide that? नहीं, sun is placed in the 9th house. I see. Sun is placed in the 9th house. The 9th house is also connected with the religious and spiritual activities only, and that Correct. too it is a lord of 12th house. वो भी उसी का स्थान है, मोक्ष का स्थान, तो उसका लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया। तो और दूसरा जो हम लोगों ने योग डिस्कस किए थे कि सन के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है, मरकरी, वीनस, जुपिटर 8th हाउस में है, तो सन बिकम्स अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट इन दिस केस। गॉट इट। तो इसमें कहा कि गुड फॉर्च्यून इफ द लग्न और द 7th हाउस हैव अनऑब्स्ट्रक्टेड अर्गला, बेनिफिक कॉजिंग अनऑब्स्ट्रक्टेड अर्गला on Lagna or the 7th house give wealth and the prosperity that we have seen. For ultimate fructification, Argala must be stronger than the obstruction. ऐसा ना हो कि जो obstruct करने वाली है वो ज्यादा strong अर्गला हो, ज्यादा malefic अर्गला हो, तो फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे इसके जो है। तो हमें दोनों को देखना है, जो अर्गला दे रहे हैं और जो अर्गला को obstruct कर रहे हैं।
दोनों हाउसेस को देखना है, देन यू हैव टू सी कि उनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा उस हाउस के सिग्निफिकेशंस पर। और जैसे मैंने कहा कि उन हाउस के सिग्निफिकेशंस पर ही नहीं, बल्कि हम अर्गला का यूज प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखने में भी कर सकते हैं। देन हमने देखा अभी कि जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है जिस प्लैनेट की, दैट प्लैनेट बिकम्स द आत्मकारक प्लैनेट। और आत्मकारक प्लैनेट जिस साइन में होता है नवांश चार्ट में, उसको हम कारकांश कहते हैं, उसको हम कारकांश कहते हैं। तो यही कहा कि साइन और द नवांशा ऑक्युपाइड बाय द आत्मकारक प्लैनेट gives clue to the desire of Atma, and nature of Atmakarak planet give vital information about nature of soul and its spiritual development. It becomes very important from a spiritual development angle, a spiritual upliftment angle. So Atmakarak planet, that becomes the most important from that point of view. Or if Atmakarak is a malefic, now you see differently. If Atmakarak is a malefic, it indicates high level of spiritual development. तो उल्टा है बिल्कुल। अगर आत्मकारक मेलिफिक प्लैनेट है तो आदमी बहुत उसमें एफर्ट्स करता है, हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और अगर बेनिफिक है तो इट इंडिकेट रिलेटिवली लोअर लेवल। तो नेचुरली आत्मकारक इज मेलिफिक, देन इट्स रियली गुड in case you want to have a spiritual upliftment or you want to move higher on the spiritual plane, तो उसके लिए अच्छा है। आत्मकारक invariably indicate suffering in its dasha, during its dasha, especially if it is a malefic planet. क्यों? Why this आत्मकारक should give the suffering? It might not be concerned with materialistic things. Correct, because it's a spiritual planet. At that time, it is concerned only with the spiritual aspect, not with the material aspect. तो कहते हैं कि वो बहुत अच्छी दशा नहीं होती उसकी जो है, and particularly if it is a malefic planet. और अगर native is spiritually inclined, already spiritually inclined है वो, तो फिर कोई problem नहीं होगी. Then दशा आत्मकारक may be beneficial also. Because naturally he will not think from that angle. Then retrograde Atmakarak. If Atmakarak is retrograde planet, then what will happen? It indicates deep-rooted desire as being the cause of the birth. कि आप जब लास्ट बर्थ में थे तो there was some deep-rooted desire. और आपने जो बर्थ लिया है दैट इज उसका बदला लेने के लिए या उसको पूरा करने के लिए। जैसे, और इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्लैनेट कि कौन सा प्लैनेट है, आत्मकारक प्लैनेट है। जैसे मार्स है, स्ट्रॉन्ग डिजायर रिलेटेड टू द सक्सीडिंग इन द कंपटीशन और द बैटल। मैं अब पीछे लड़ाई में हार गया था, कंपटीशन में सक्सेसफुल नहीं रहा था, तो मुझे इस बार होना है। सैटर्न है, नेटिव doing something related to the elders or the old knowledge in the new bottle. Native may give sorrows to the others, especially elders and the gurus. तो शनि का जो नेचर है या मार्स का जो नेचर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जन्म लिया है। तो ऐसे लोगों को आप देखो कि इस टाइप के आत्मकारक प्लैनेट होते हैं तो वो परेशान भी करते हैं लोगों को, क्योंकि दे टेक द बर्थ ओनली फॉर दैट पर्पस। और ये कहते हैं कि अगर तो फिर वो परेशान क्यों करेंगे दूसरों को? वो तो स्पिरिचुअल उसके लिए हुआ ना, जैसे स्पिरिचुअल भले ही हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक रेट्रोग्रेड है तब की बात कर रहा हूं। अच्छा, ओके। जब अगर वो रेट्रोग्रेड है, देन कंबस्शन ऑफ आत्मकारक प्लैनेट टेक्स यू टू स्पिरिचुअल हाइट्स। वो और भी अच्छा है। जैसे मेलिफिक है तो बहुत स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होते हैं, और अगर कंबस्शन है तो और भी ज्यादा बेटर है फ्रॉम द स्पिरिचुअल एंगल। अब यही कहा कि जो कारकांश है, नेचुरली इट मे बी इन एनी साइन एक्चुअली। तो डिफरेंट साइन में जो कारकांश होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। जैसे अगर एरीज साइन में है, दिस इज ट्रबल्ड बाय कैट्स एंड रैट्स। इफ इट इज
in a malefic association. Taurus है, person will be happy on account of four-legged animals. मिथुन में है तो skin problem indicates. If it is in the Cancer, it indicates fear of water. If it is in the Leo sign, fear of big cats like tigers. Virgo sign, skin issues, problems caused by obesity and fire. अगर Libra sign में है तो person will be very good at trade and making clothes. If it is in the Scorpio sign, fear of snakes. In the Sagittarius sign, falling from the height or vehicles. Capricorn, gains from the things that grow in water. Aquarius, the person will construct water tanks or maybe whatever it is. And Pisces, the native will get emancipation. So ये है अगर कारकांश जो है वो different साइन में होता है. अब जो प्लैनेट है कारकांश में, उस साइन में जो नवांश में कारकांश बना, तो प्लैनेट का क्या इफेक्ट होता है? तो सर जो आत्मकारक है डिफरेंट जैसे अभी तो हमने सिर्फ फॉर एग्जांपल मार्स एंड सैटर्न का देखा, वो भी इन केस व्हेन आत्मकारक इज रेट्रोग्रेड. बट नॉर्मल वे में आत्मकारक किसी का मान लो सन है या और कोई मून है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? वो तो रेट्रोग्रेड होगा ही नहीं. नहीं विदाउट रेट्रोग्रेड नॉर्मल वे में है कोई, तो उसका क्या मीनिंग होगा? सन तो इज बेसिकली स्पिरिचुअल प्लैनेट. सन तो स्पिरिचुअल प्लैनेट है. वैसे भी हम नॉर्मल केस में सन को आत्मकारक मानते ही अपना, और सन को इज कारक ऑफ सोल. तो नेचुरली वो तो बहुत अच्छा है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से, आत्मकारक पॉइंट ऑफ व्यू से वो मानते ही हम लोग. तो पराशर में तो उसी को मानते हैं. तो अगर कारकांश में प्लैनेट है, मान लो सन है, तो आत्मकारक ही हुआ ना फिर प्लेनेट. कारकांशा में तो आत्मकारक ही होता है ना. कारकांश आत्मकारक नहीं है. आत्मकारक प्लैनेट जिस नवांश में है उसको हम कारकांश बोलते हैं. जिस नवांश में है उसका लॉर्ड अगर ये वाले प्लैनेट्स है तो लॉर्ड नहीं है. हाँ उनके साथ जो प्लैनेट का एसोसिएशन है उस साइन के साथ, लॉर्ड नहीं है. बैठे हुए हैं या एस्पेक्ट कर रहे हैं. अच्छा अंकल एक एग्जांपल लेंगे प्लीज इसके लिए थोड़ा सा क्लियर करने के लिए. हाँ वो तब यहाँ देखिए आत्मकारक प्लैनेट कौन सा है. विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट डिग्री? सर मून. यस मून होगा. Well, Rahu is also 30 minus Rahu will be also quite strong, नहीं? Yes. But Rahu का फिर भी कम बैठता है. If you subtract from 30 minus 2, it will be less than 27. Moon is the highest. Moon highest. मून आपका आत्मकारक प्लैनेट हो गया. हाँ जी. फिर सर अब मून आत्मकारक है इस चार्ट का, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे हम? मून क्या है? व्हाट इज मून? माइंड से तो इमोशंस. वी आर टॉकिंग ऑफ कि किस तरह का आदमी होगा. इमोशंस हैं आपके. और जैसे ये लोग जो काम करते हैं दूसरे की हेल्प करने के लिए, मासेस की हेल्प करना या पब्लिक की हेल्प करना या दूसरे की हेल्प करना, एक वो नेचर है, फेमिनिन नेचर टाइप का जो होता है, जो इमोशनल है, सेंसिटिव है, इस टाइप के लोग होते हैं. तो बाय सोल दे आर दैट टाइप ऑफ पीपल, वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव एंड ऑल दोस थिंग्स. हमेशा जैसे कोई अगर प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प करेंगे. तो उस टाइप का आपका नेचर बन जाता है, बिकॉज इससे आत्मकारक प्लैनेट, योर आत्मा इज गवर्न्ड बाय दैट. ठीक है सर. इसमें कारकांशा बता दीजिए. हाँ अभी तो इसमें आत्मकारक प्लैनेट मून हो गया पहली चीज. अब हमने नवा चार्ट बनाया. मून की कहाँ पोजीशन है? सेकंड हाउस, 3 नंबर. हम कहेंगे दिस इज कारकांश, दिस इज थर्ड साइन इज ए कारकांश. तो इसमें स्किन प्रॉब्लम हो सकती है जो हमने अभी देखा था. इट्स इन जेमिनी साइन. जेमिनी साइन में है तो इट मे लीड टू स्किन प्रॉब्लम आल्सो. नहीं सर, लेकिन प्लैनेट तो मून ही रहा ना सर. यहाँ पे प्लैनेट एक कारकांश की बात कर रहे हैं. द नवांश इन विच द मून इज पॉजिटेड. आत्मकारक तो मून ही हुआ.
आत्मकारक तो मून ही हुआ, लेकिन इसको हम कारकांश कहेंगे जी। और अभी जो हम पढ़ रहे थे प्लैनेट इन कारकांश, तो वो तो मून ही हुआ ना फिर। हाँ, नहीं मून हुआ, सही हाँ, बात है। हाँ बट हमने ये भी कहा था कि कारकांश अगर थर्ड साइन है जी तो पर्सन इज लाइकली टू सफर फ्रॉम स्किन प्रॉब्लम आल्सो, दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। जी। तो ये हम कहेंगे ये कारकांश है। फिर जो आत्मकारक जो हमने इष्ट देवता के लिए कहा था कि इससे जो 12th हाउस होता है, जीवन मुक्तांश जिसको हम बोलते हैं, तो वो डिसाइड करता है अबाउट द इष्ट देवता। तो इससे जो 12th हाउस है दैट इज बेसिकली फॉर जीवन मुक्तांश या एमेंसिपेशन ऑफ सोल एक्चुअली। तो ये हाउस, इसमें ये हाउस हुआ अंकल या इसका साइन हुआ? साइन या प्लैनेट? कौन सा? ये साइन हुआ, ये साइन है आपका कारकांश, जीवन मुक्तांश का। या ये जीवन इस साइन को सर जो प्लैनेट ऑस्पेक्ट कर रहे हैं या इसमें साथ में बैठे हैं, दे विल बिकम कारकांश प्लैनेट। करेक्ट। तो इसको राहु ऑस्पेक्ट कर रहा है, इसको राहु एस्पेक्ट कर रहा है और कोई ऑस्पेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, तो राहु का एसोसिएशन है, हम कहेंगे तो कारकांश के राहु साथ। बिकम द कारकांश प्लैनेट। करेक्ट। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब जो कारकांश प्लैनेट्स होते हैं, वो अभी हम बात कर रहे हैं ना कौन कौन से प्लैनेट का एसोसिएशन है, उसकी बात करेंगे। मतलब इससे हम क्या चीज डेराइव करेंगे इस पर्सन के बारे में? मतलब सर इसकी इंटरप्रिटेशन वही तो हम कर रहे थे ना अभी, जैसे हम देख रहे थे कौन से साइन में है, और अभी हम देखने जा रहे थे कि उनके साथ कौन से प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो क्या नेचर हो सकता है। और तीसरा हम जो है इसको दिस हाउस बिकम्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमेंसिपेशन ऑफ सोल एक्चुअली, तो वो भी हम देखते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कारकांश का और क्या इस्तेमाल हम करते हैं। Uncle, just one question on Ishtdevta. In this case, the Ishtdevta will be Saturn. Will it be the Ishtdevta or the Lord of sign number 2? Saturn. क्योंकि हमने तीन चीजें डिस्कस की थी कि कारकांश से जो 12th हाउस होता है उसमें 3 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो एक प्लैनेट है, या मोर देन 1 प्लैनेट है, या कोई भी प्लैनेट नहीं है। करेक्ट। तो एक प्लैनेट है तो वो दैट प्लैनेट विल डिसाइड इष्ट देवता। If there is more than 1 planet, then the strongest of the planet will decide the Ishta Devata. And if there is no planet, then naturally the Lord will decide the Ishta Devata. तो यहाँ पर एक planet है, तो naturally हम कहेंगे कि जो Saturn है वो decide करेगा। Thank you. Any other question? तो ये कारकांश प्लैनेट्स का देख रहे थे हम, वो बात वो रह गया। हाँ, करेंगे अब, कल नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके। But in the meantime, we can take up the questions actually. नरेश जी बताइए, कुछ बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। चलो आज आपने बहुत उच्च कोटि का ज्ञान दिया सब क्लास को। अच्छा, एक चीज और शेयर करना चाह रहा था सब क्लास के लिए। जैसे मैं स्टडी कर रहा था तो जैसे आजकल हम जैसे कोई बहुत कष्ट में होता है ना गुरुजी, समय एडवर्स चल रहा हो जी, तो जैसे हर नक्षत्र का एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है। बिल्कुल। तो गुरुजी जैसे शनि आजकल श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं जी, तो श्रवण नक्षत्र का पेड़ होता है आंकड़े का पेड़। तो यदि इसको लगाया जाए और उसकी पूजा की जाए तो जातक को बहुत रिलीफ मिलता है। मतलब जब ट्रांजिट के लिए या बर्थ चार्ट में भी हम लगा सकते हैं? बर्थ चार्ट में अगर मान लो शनि की दशा चल रही है और शनि जिस नक्षत्र में बैठा है तो उसका पेड़ भी लगा सकते हैं। उसका पेड़ लगा दो, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। लास्ट टाइम भी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी दशाशूल के बारे में, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आप सर्कुलेट कर दो ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आजकल जैसे शनि का गोचर इसमें चल रहा है ना श्रवण नक्षत्र में। बिल्कुल हाँ, तो ये गोचर के लिए भी एप्लीकेबल है। अच्छा अच्छा।
अच्छा, एक चीज और कहते हैं गुरुजी, जैसे हमारे जो 9 नक्षत्र होते हैं वो ताराबल में खराब होते हैं, 3, 5, 7। बिल्कुल ठीक है। यदि उनसे संबंधित पेड़ भी लगा दिए जाएं और उनकी सेवा की जाए तो हमें बहुत रिलीफ मिलता है हर तरह की परेशानियों से। हाँ, तो वो आप थोड़ा सा सर्कुलेट कर देना। हाँ जी, हाँ जी, मैं सर्कुलेट कर दूंगा। So that everybody comes to know कि अगर वो पेड़ मिलता है कहीं से तो हाँ जी, अच्छा हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। नरेश जी, इज इट ओनली फॉर सिर्फ शनि जी के लिए है या कोई भी प्लैनेट के लिए? सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए है। I see. मतलब जैसे परेशानी अगर कोई होती है तो शनि जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है ना, उससे संबंधित पेड़ लगाया जाए। What is saying कि each नक्षत्र है जो प्लांट एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी। हर नक्षत्र का प्लांट है। तो जो अगर मान लो शनि आपका मेलिफिक है और शनि एक पर्टिकुलर नक्षत्र में है तो उस नक्षत्र का प्लांट, इससे कि हर प्लैनेट का भी एक प्लांट होता है। और कुछ लोग देखा भी होगा आपने कि शनि के लिए वो समी का वृक्ष लगाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे ही हर इसका प्लैनेट के भी प्लांट होते हैं। तो व्हाट इज सेइंग कि ऐसे ही नक्षत्र के भी प्लांट हैं। I see. तो आप देख लो कि कोई प्लैनेट अगर परेशान कर रहा है तो किस नक्षत्र में है, तो उस नक्षत्र का आप प्लांट लगा सकते हैं। तो जन्म नक्षत्र देख मतलब जन्म नक्षत्र नहीं, मान लो सैटर्न परेशानी का कारण है, तो सैटर्न आपका किस नक्षत्र में है, या गोचर की वजह से परेशानी हो रही है तो गोचर में किस नक्षत्र में है, वो उसके प्लांट की बात हो रही है। सर अगर दशा की वजह से परेशानी है तो वो हाँ, तो नेचुरली प्लैनेट की दशा है, कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, या कोई और मतलब दशा, मेलेफिक दशा हो, मार्केज की दशाएं हो, या शनि किसी भी रूप में परेशान कर रहा हो मान लीजिए, तो आप शनि का गोचर देखेंगे, शनि किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। जैसे आजकल श्रवण में कर रहा है, आगे जैसे धनिष्ठा में आएगा तो धनिष्ठा से संबंधित पेड़ लगा दिया जाए, जो धनिष्ठा का जो भी पेड़ होता है तो उसमें रिलीफ मिलेगा। अब श्रवण में चल रहा है तो श्रवण का पेड़, आंकड़े का पेड़ होता है, उसको लगा दिया जाए, उसकी सेवा की जाए तो उससे भी काफी रिलीफ मिलेगा। बट नरेश जी, मिलते कहाँ से हैं पेड़ ये? I know. मिल जाएंगे गुरुजी, जैसे नर्सरी में होते हैं ना, तो जब वहाँ पे मिल जाने चाहिए। ये शहरों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन गाँवों में या शहरों से बाहर तो किसी को कहोगे आंकड़े का पेड़ दे दो तो आंकड़ा तो जगह जगह मिल जाता है गुरुजी। अच्छा, आंकड़ा तो बहुत कॉमन पेड़ है, ये तो कहीं भी आपको लगा हुआ मिल जाएगा। जिसमें से वो दूध निकलता है ना सफेद रंग का, जिसे कहते हैं, थोड़ा जहरीला होता है। अच्छा, जो व्हाइट कलर का जो निकलता है, उसमें मोटा सा आग का पेड़, जिसे आग कहते हैं सर। आग तो कॉमन है, आग का पेड़ बोलते हैं। आग तो कॉमन है, मैंने कहा आंकड़ा कुछ और होता होगा। हाँ, मतलब वही आग का पेड़ होता है ना, आग का पेड़ भी बोलते हैं, आंकड़ा भी बोलते हैं, एक पेड़ के कई नाम होते हैं, जैसे 2-3 तरह से पुकार सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। आप इसकी प्लीज लिस्ट शेयर कर देंगे? हाँ, मैं कर दूंगा, कल तक हो सकता है आज शाम को ही कर दूं। थैंक यू। हाँ जी, हाँ। और जैसे किसी की राहु की मान लो दिशा चल रही है और वो अच्छी नहीं जा रही है, तो हम उसका राहु जन्म कुंडली में कौन से नक्षत्र में है वो वाला रिलेटेड पेड़ लगाएंगे, या राहु ट्रांजिट कौन से नक्षत्र में कर रहा है? नहीं, परेशानी दशा की वजह से है ना। हाँ, तो जन्म वाला। हाँ, जन्म में राहु में किस नक्षत्र में, किस नक्षत्र में है, ओके, उसका पेड़ लगाना। वो तो ठीक है राहु का, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, हमारे जन्म नक्षत्र से 3वीं, 5वीं और 7वीं, जैसे गुरुजी ने भी पढ़ा रखा है, तारा जो होती है, जो तारा होती है ना, वो हमें परेशान करती है। वो नक्षत्र जो होते हैं, उसमें जो भी ग्रह हमारा बैठा होता है लगन कुंडली में, वो हमें परेशान करेगा। उसकी दशा आएगी, जब भी महादशा होगी या उसकी जब भी वो दशाएं आएंगी तो हमें परेशान करेंगी। तो उससे संबंधित अगर पेड़ लगा दिए जाएं तो उससे हमें काफी रिलीफ मिलता है। ये एप्लीकेबल बहुत जगह देखा है, इसको आजमाया भी है, बहुत लोगों को रिलीफ भी मिला, इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा था। वेरी गुड, एक्चुअली सबको पता लगेगा, आप इसको सर्कुलेट कर दो। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए मैं कहता हूँ नरेश जी, आप बोला करिए, कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आते हो आप। हाँ जी, मैं कोशिश यही करता हूँ कि देखो जो मैंने अनुभव लिया है, आपसे सीखा है, आप सबसे, तो उसको मैं शेयर करूँ क्लास के साथ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। सर, ये जेमिनी सिस्टम कितना एक्यूरेट है, मतलब पराशरी से कम? This is what I said actually, कि you can just use it as an additional tool. ओके, बट लेकिन मेन पराशरी है। मेन पराशरी रहेगा, इसको हम एज एन एडिशनल टूल यूज करेंगे बस। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग दिखेगा सर तो हम पराशरी वाले को पराशर को ही करेंगे। ओके।
बट जहाँ भी जैसे हम लोग अष्टक वर्गा को यूज कर रहे थे एज एन एडिशनल टूल, तो ऐसे ही हम इसको जेमिनी को भी करेंगे। अंकल शनि जी के इष्ट देवता क्या होते हैं? शनि की हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, और शिव तो है ही है, भगवान शिव तो है, भैरव बाबा भी कहते हैं, और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं। अच्छा, थैंक यू। शनि के लिए गुरुजी जैसे जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, अगर शनि बहुत तंग कर रहे हैं दशाओं में या 7.5 ढैया में, तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है अगर वहां पे जाके उनका अभिषेक किया जाए और वहां उनके दर्शन किए जाए तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। किसी एक जगह जाकर या 12 जगह जाना पड़ेगा? मतलब कहीं भी चले जाए, आसपास जो भी ज्योतिर्लिंग हो। हाँ, किसी भी एक जगह जाकर। हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं कि सारे के सारे जाया जाए, वो तो आपके अपनी हिम्मत पे या अपनी श्रद्धा पे है कि भी आप जितना धीरे 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 कवर कर लें, लेकिन आसपास जो भी ज्योतिर्लिंग है अपने, वहां जाकर के उनके दर्शन किए जाए, वहां अभिषेक किया जाए तो बहुत रिलीफ मिलता है। ये भी देखा, आजमाया गया है, बहुत इससे मतलब रिलीफ मिला है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुंदरकांड से भी बहुत रिलीफ मिलता है। हाँ, सुंदरकांड तो है ही है, सुंदरकांड तो है ही है, हनुमान जी की पूजा है, सुंदरकांड है। जैसे शनि के पॉइंट बहुत कम होते हैं कई बार, जैसे जिस राशि में शनि गोचर कर रहा है वहां पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट है, तो ज्योतिर्लिंग जाकर के वहां उनके दर्शन किए जाए, अभिषेक किया जाए तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है। नरेश जी, सुंदरकांड का सिग्निफिकेशन हनुमान जी के प्रति बनता है फिर? हाँ, हनुमान जी की पूजा है। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू। चलिए, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम विद दिस जेमिनी, एंड उसके बाद फिर हम प्रोफेशन को लेंगे, उसमें जो भी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके देन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू।